आज हम डिस्कस करेंगे डिवीजन एस्कोमाइकोटा। याद रखिएगा इनके जो मेंबर्स हैं इसे हम नाम देते हैं एस्कोमाइसीट्स। अब मेंबर्स को एस्कोमाइसीट्स का नाम दिया जाता है। इस मेंबर में आने वाली एग्जाम्पल्स जो हैं उसमें मॉरल्स, मोल्ड्स, ट्रफल्स, yeast and most important pathogen that is powdery mildew। ओके, जो मिल्ड्यू डिजीज काज करते हैं प्लांट्स में। ये मेंबर्स एस्कोमाइसीट्स के मेंबर हैं जिन्हें हम ग्रुप एस्कोमाइकोटा में रखते हैं। जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की तो बेटे याद रखिएगा स्ट्रक्चर वाइज जो हाइफा होते हैं दे ऑल आर हाइफा or we can say that hyphae, they are सेप्टेट हाइफा। तो याद रखिएगा हाइफा क्या होते हैं? सेप्टेट। इट मीन्स इनके हाइफा के अंदर सेप्टाज होते हैं और सेप्टा के अंदर प्रीफोरेटेड पार्टीशंस होती हैं, जिन पार्टीशंस की वजह से इनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो तो थ्रू आउट द एंटायर लेंथ ऑफ द सेल फ्लो करता है, लेकिन न्यूक्लियस अपनी जगह पर रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। अब इनमें याद रखिएगा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती हैं, दे आर दी एस्कोकार्प। एस्कोकार्प कहा जाता है। अब एस्कोकार्प्स ओपनिंग वाइज 3 टाइप्स होती हैं, क्लैस्टोथीसियम एज वेल एज पेरिथीसियम एंड एपोथीसियम। 3 टाइप्स। जिन स्टॉक्स में जो स्टॉक्स मौजूद होते हैं इनसाइड द एस्कोकार्प दैट इज कॉल्ड एस्कस, और एस्कस के अंदर मौजूद होते हैं एस्कोस्पोर्स जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्पोर्स हैं। जब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो याद रखिएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेटा इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय दी कोनिडिया फॉर्मेशन। कौन सी फॉर्मेशन? बाय कोनिडिया फॉर्मेशन। और कोनिडिया जो है वो कैरी करते हैं कोनिडियो स्पोर्स as well as by फ्रेगमेंटेशन। और आपको पता है फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस जो है वो मोस्ट कॉमन है ऑल काइंड ऑफ फंगस में, एज वेल एज बाय बडिंग। और याद रखिएगा बडिंग कॉमन है इन केस ऑफ यीस्ट, क्योंकि यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर फंगस है। यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर, तो इसमें बडिंग का प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं फ्रूटिंग बॉडीज की, क्योंकि इसके अंदर नेचर वाइज अगर हम इनकी नेचर डिस्कस करें तो बेटा नेचर वाइज ये फंगस सेप्रोट्रॉफ्स भी हैं
ये फंगस, सेप्रोटॉप्स, पैरासाइट्स भी, एज वेल एज सिम्बायोट्स भी, जिनमें माइकोराइजी और लैकिन कॉमन एग्जाम्पल है, एज वेल एज जो है दे आर आल्सो प्रीडेटरी। तो नेचर वाइज प्रीडेटर्स भी हैं, सेप्रोट्रॉफ्स भी हैं, सिम्बायोट्स भी हैं, यानी कि डिकम्पोजर भी हैं, एसोसिएटिव भी हैं, एज अ गैस्ट्रोहोस्ट रिलेशनशिप, सिम्बायोट्स में एसोसिएटिव, म्यूचुअलिज्म, लाइचिन, और प्रीडेटरी जिसको हम शिकारी का नाम देते हैं। अब हम इनकी कार्प्स अगर देखें, इसे हम नाम देते हैं एस्को कार्प। तो बेटा 3 टाइप्स की हैं। नंबर 1 इज क्लैस्टोथीसियम, वो कार्प जो कि बिल्कुल क्लोज होती हैं लाइक दिस, जिनमें कार्प क्या होगी, क्लोज होती है, एंड देयर विल बी इनसाइड एस्कस और एस्कोस्पोर्स होते हैं। इसे हम नाम देते हैं क्लैस्टोथीसियम। और आपके एंटी टेस्ट के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी तीनों कार्प देख के कह देते हैं इनमें से कौन सी कार्प है, आप इसको आइडेंटिफाई करें। सेकंड है दैट इज दी पैरीथीसियम, और पैरीथीसियम में देयर विल बी स्मॉल ओपनिंग। कार्प इस तरह होती है कि इसकी जो ओपनिंग्स होती हैं देयर इज स्मॉल ओपन। स्मॉल ओपनिंग्स हैं। इसमें क्या होता है, क्लोज्ड कार्प है, देन इसमें स्मॉल ओपनिंग के साथ है, ओपनिंग कार्प है। दिस इज दी एस्कस, और ये है एस्कोस्पोर्स। कैन जो है वो इन केस ऑफ देखा जाए फंजाई, तो थर्ड वन जो है दैट इज दी एपोथीसियम, और एपोथीसियम में याद रखिएगा कप शेप कार्प जो होता है वो कप शेप होता है। क्या होगा, कप शेप कार्प होगा, जिसमें एस्कस और एस्कोस्पोर्स होंगे, और कार्प जो होगा दैट इज दी कप शेप। कप शेप कार्प है। याद रखिएगा क्लब लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए इनको हम क्लब मोसिस भी कहते हैं, ये आपने याद रखना है। कैस्कोमाइसीड्स को हम क्लब फंजाई भी कहते हैं, क्लब फंजाई भी कहते हैं, और इन्हें हम कप फंजाई का नाम भी देते हैं। क्लब फंजाई भी और कप फंजाई भी कहते हैं। और एस्कोमाइसीड्स तो कहेंगे। और एस्को माइकोटा इसलिए कहा जाता है, इस क्लास का नाम रखा गया क्योंकि इसके अंदर एस्कोस्पोर्स बनते हैं। ये भी आपने क्लियर कर लेना है। और ये तीनों कार्प्स हैं। अब याद रखिएगा कि इनके पास जो फीमेल हाइफा होता है, इनके पास होता है ट्राइकोगाइन। अब ट्राइकोगाइन एक ऐसी बीक लाइक स्ट्रक्चर है जो कहां डेवलप होती है, इट इज अ बीक लाइक स्ट्रक्चर, डेवलप कहां होती है, ऑन फीमेल एस्कोगोनिया, फीमेल की एस्कोगोनिया पर। अब हम देखें तो इन केस ऑफ दी लाइफ साइकिल की जब हम बात करें, लाइफ साइकिल, तो याद रखिएगा लाइफ साइकिल में सबसे पहले हम देखते हैं एसेक्सुअल
साइकिल, तो बेटा ये सेक्सुअल साइकिल में हमने डिस्कस किया कि बाय कोरेडिया फॉर्मेशन, तो ये हमारे पास एक मॉडिफाइड हाइफा है, हाइफा विल बी सेप्टेट, जिस पे बनेगा कोनिडियोफोर और देन फ्रूटिंग बॉडी बनेगी दैट इज कॉल्ड कोनिडिया, या सॉरी फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनेगी, इस तरह नहीं होगा, इसमें बनेंगे कोनिडियल स्टॉक्स, इस तरह कोनिडिया बनते हैं और सेप्टेट होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कोनिडिया। और ये जो स्पोर बनेंगे जैसे ही कंप्लीट सेप्टा से कट ऑफ हो जाएगा ये, इसे कहेंगे कोनिडियो स्पोर्स। तो कोनिडिया में क्या पाए जा रहे हैं, कोनिडिया जो डेवलप हुए, जो मल्टीन्यूक्लिएटेड थे लेकिन सेप्टा लगे हुए थे, जैसे ही कंप्लीट ये राइप हो जाएंगे, कंप्लीट सेप्टा से कट ऑफ होंगे तो बनाएंगे कोनिडियोस्पोर्स। और ये कोनिडियोस्पोर्स आगे जब न्यूक्लियर माइटोसिस में जाएंगे, प्रोटोप्लाज्म डेवलप होगा तो दे विल फॉर्म न्यू हाइफा। क्या बना देंगे, ये न्यू हाइफा बना देंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट इसका साइकिल है दैट इज दी सेक्सुअल साइकिल। तो सेक्सुअल साइकिल को यहां हम डिस्कस करते हैं, दी सेक्सुअल साइकिल। तो बेटा जो सेक्सुअल साइकिल है दैट इज, जो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं यहां पर, बेटा ये एक नेगेटिव टाइप हाइफा और दूसरा यहां पर देयर इज द पॉजिटिव टाइप हाइफा। एक के पास नेगेटिव टाइप न्यूक्लियाई और दूसरे के पास पॉजिटिव टाइप न्यूक्लियाई। जब ये दोनों हाइफा एडजेसेंटली ग्रो कर रहे हैं, ठीक, अब इन हाइफा पर डेवलप होंगे एस्कोगोनिया और एंथ्रीडियम। दिस इज दी एस्कोगोनिया, ठीक है। और देयर विल बी दी नेगेटिव टाइप, पॉजिटिव टाइप हाइफा, दिस इज नेगेटिव टाइप हाइफा। अब ये इसको कंसिडर करते हैं मेल हाइफा, और मेल हाइफा पे बनेगा देयर इज द फ्रूटिंग बॉडी दैट इज कॉल्ड एज एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम। अब क्या बन गया, एंथ्रीडियम भी बन गया, एज वेल एज जो है वो आर्चिगोनिया भी बन गया, एस्कोगोनिया जिसे कहते हैं। ये मेल न्यूक्लियाई है और यहां पर फीमेल की न्यूक्लियाई है, जिसको नेगेटिव टाइप न्यूक्लियाई हम कंसिडर करते हैं। अब यहां पर क्या होगा कि इन दोनों जो एडजेसेंट हाइफा के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं, जिनमें हमने देखा कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव टाइप की न्यूक्लियाई मौजूद हैं। अब बेटा यहां पर क्या होगा कि सबसे पहले यहां पर एक बीक लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, जिसको मैंने आपको बताया था ट्राइकोगाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइकोगाइन। अब ये ट्राइकोगाइन डेवलप हो गई। अब ट्राइकोगाइन क्या करेगी, यहां से जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई है वो शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी टूवर्ड्स दी एस्कोगोनिया। अब ये फीमेल एस्कोगोनिया के अंदर सारी की सारी मेल न्यूक्लियाई यहां से शिफ्ट होकर चली जाएंगी इनटू दी एस्कोगोनिया। अब एंथ्रीडियम से एस्कोगोनिया में चले गए, दिस इज एंथ्रीडियम, दिस इज एस्कोगोनिया
दिस इज ट्राइकोगाइन। अब इसी फीमेल हाइफा पर जो फीमेल एस्कोगोनिया यहां पर फ्रूटिंग बॉडी बनेगी जिसको हम नाम देते हैं एस्कोकार्प। अब इस एस्कोकार्प, अब यहां पर प्रोसेस जो हुआ है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। पीछे हम पढ़ चुके हैं, पहले प्लाज्मोगैमी होती है फिर कैरियोगैमी। जब प्लाज्मोगैमी हो जाएगी तो यहां पर मौजूद जो हमारे पास एस्कोकार्प है, इस कार्प के अंदर जो एस्कस बनेंगे उन एस्कस के अंदर दो किस्म की न्यूक्लियाई होंगी, पॉजिटिव टाइप भी एज वेल एज नेगेटिव टाइप भी। तो दिस इज दी डायकैरियोटिक, इसे हम क्या लिखते हैं डायकैरियोटिक, और इसे लिखते हैं N+N। अभी तक हुआ है प्लाज्मोगैमी। तो ये जो एस्कस है इसे 2N कहेंगे और ये कहलाएगी एस्कोकार्प। एस्कोकार्प ये फ्रूटिंग बॉडी है जहां पर ये स्टॉक एस्कस। अब इसमें से एक एस्कस हम बाहर लेते हैं तो लाइक दिस, ये जो एस्कस है, ये जो एस्कस है इसके अंदर दो न्यूक्लियाई होंगी, एक पॉजिटिव टाइप वाली और एक नेगेटिव टाइप वाली। इस एस्कस को भी हम नाम देते हैं डायकैरियोटिक, लेकिन यहां पर इसको भी हम लिखते हैं N+N, नॉट 2N। अब इस लेवल पर जाकर क्या होगा, यहां पर होगी इनकी कैरियोगैमी। क्या होगी बेटा, कैरियोगैमी का प्रोसेस होगा। जब कैरियोगैमी होगी तो यहां पर इस एस्कस के अंदर बन जाएगा एक डैप्लॉइड न्यूक्लियाई जिसे हम नाम देते हैं जाइगोट। अब यहां पर हम इसे लिखेंगे 2N, दिस विल बिहेव एज जाइगोट, इसे जाइगोट कहते हैं। एक डिप्लॉइड न्यूक्लियाई है। अब यहां पर हम इसे लिखते हैं 2N क्योंकि फ्यूजन हो चुकी है। जब फ्यूजन हो गई है तो शॉर्ट सी बात है ये जाइगोट। अब यहां पर डिवीजन होगी म्योसिस। कौन सी डिवीजन होगी, म्योसिस डिवीजन, ताकि दोबारा फिर हैप्लॉइड स्पोर्स बनाने हैं, क्योंकि फंगल बॉडी जो होती है वो ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं इसके हाइफा, सिर्फ जाइगोट के अलावा। अब जैसे ही यहां पर जो है वो डिवीजन होगी म्योसिस, तो यहां पर 4 न्यूक्लियाई बन जाएंगी, क्योंकि न्यूक्लियर म्योसिस होगी, 4 न्यूक्लियाई बन जाएंगी। यहां पर गई 4 न्यूक्लियाई जो कि क्या है, दोबारा फिर हैप्लॉइड है। क्या है, हैप्लॉइड, मीन्स विथ एन इन नंबर। अब यहां पर होगी माइटोसिस। जब माइटोसिस होगी तो इसी एस्कोकार्प में बन जाएंगी 8 न्यूक्लियाई जो कि हैप्लॉइड है। यहां पर डिवीजन हो रही है माइटोसिस। ठीक इसी तरह जो पूरे का पूरा कार्प है, इस पूरे कार्प के अंदर जो एस्कस है वो सब एस्कस के अंदर जो है वो 8 न्यूक्लियाई होंगी, दोनों डिफरेंट टाइप की, पॉजिटिव टाइप भी और नेगेटिव टाइप वाली भी, होल कार्प में। अब जैसे ये डेवलप हो जाएंगे, इनका प्रोटोप्लाज्म डेवलप होएगा, ये बन गए स्पोर्स। तो जैसे ही इसकी राइपनिंग होगी तो ये ब्लास्ट होते हैं एस्कस। तो याद रखिएगा जब एस्कस ब्लास्ट होते हैं तो ये एस्कोस्पोर्स फ्यू सेंटीमीटर तक जंप भी करते हैं, या फिर आपको पता है ये लाइट इन वेट होते हैं, वाया विंड, वाया बर्ड्स, वाया एनी सोर्स। जब किसी भी सबस्टेरियम पर जाएंगे, ये जो स्पोर्स निकलेंगे यहां से नेगेटिव एंड पॉजिटिव टाइप वाले हाइफा, जब किसी भी सबस्टेरियम नेगेटिव एंड पॉजिटिव टाइप स्पोर्स किसी भी सबस्टेरियम पर जाएंगे वाया विंड, वाया बर्ड्स, वाया एनी सोर्स, तो ये स्पोर्स आगे चल के जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं इनटू द नेगेटिव पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव टाइप हाइफा में। ये साइकिल जो है पूरा आपकी बुक में बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल साइकिल। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ
इन एस्कोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेटा ये सेक्सुअल साइकिल था इन केस ऑफ एस्कोमाइसीट्स। आपने देखा कि यहाँ पर एस्कोकार्प बनी है, ट्राइकोगाइन ने अपना रोल अदा किया है, यहाँ पर प्लाज्मोगैमी हुई ट्राइकोगाइन के जरिए, सारे का सारा जो न्यूक्लियाई थे और प्रोटोप्लाज्म था मेल का वो फीमेल एस्कोगोनिया में चला गया। इसके ऊपर ये इस तरह कार्प डेवलप होगी, जिस कार्प के अंदर लाइनिंग्स बनेंगी, एस्कस बनेंगे। इसमें दो टाइप की न्यूक्लियाई हैं, डाइकैरोटिक कहला रही हैं, N+N कहेंगे, 2N नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी तक फ्यूजन नहीं हुई है। यहाँ पर भी हमने एक एस्कस निकाल के देखा तो दो न्यूक्लियाई इसके पास हैं, N+N है। यहाँ होगी कैरियोगैमी, यहाँ बनेगा जाइगोट, न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाएंगे, प्लाज्मोगैमी यहाँ पर हुआ था। अब यहाँ से मियोसिस होगी तो इसी एस्कस के अंदर जो है हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनेंगी 4 जो कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव टाइप की होंगी। देन माइटोसिस होगी 8 बनेंगी। इस तरह सारे एस्कस के अंदर माइटोसिस होती जाएगी। 8 हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। इन स्पोर्स को हम कहते हैं एस्कोस्पोर्स। ये एस्कोस्पोर्स अगर तो सैप्रोफाइट्स हैं, किसी भी सबस्टेरियम पर पहुंचेंगे। अगर ये पैरासाइटिक नेचर लाइफ साइकिल हम देख रहे हैं तो किसी होस्ट पर पहुंचेंगे, वहां पर जाकर ये जर्मिनेट होना शुरू हो जाएंगे इनटू नेगेटिव एंड पॉजिटिव टाइप ऑफ हाइफा। दिस इज अबाउट द लाइफ साइकिल इन केस ऑफ एस्कोमाइसीट्स। ओके, तो ये तो था हमारे पास लाइफ साइकिल इन केस ऑफ द एस्कोमाइसीट्स। अब हमने डिस्कस किया था कि इस ग्रुप में यूनिसेलुलर फंजाई भी आती है जिसे हम नाम देते हैं यीस्ट। क्या नाम देते हैं? अब हम डिस्कस करेंगे यीस्ट को। तो बेटा याद रखिएगा यीस्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं। इट इज अ यूनिसेलुलर फंजाई, इट इज अ यूनिसेलुलर। जब यूनिसेलुलर है तो याद रखें इनकी जो बॉडी होती है दैट इज बेस्ड अपॉन सिंगल सेल। अब ये सिंगल सेल फंजाई है, यूनिसेलुलर नेचर है। अब सेल वाइज नेचर यूनिसेलुलर है, लेकिन इसकी अपनी नेचर के हिसाब से हम देखें तो याद रखिएगा इट इज पैरासाइटिक एंड आल्सो सेप्रोट्रॉफिक। ट्रॉफिक नेचर भी है, पैरासाइटिक नेचर भी है, डिजीज भी काज करते हैं। इनमें जो रिप्रोडक्शन होती है, रिप्रोडक्शन दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। अब इसमें कौन सा प्रोसेस होता है बेटा? बडिंग का प्रोसेस होता है। और बडिंग में क्या होगा कि इन केस ऑफ बडिंग जो पेरेंटल सेल है इसी के अराउंड इस पेरेंटल सेल जैसी एक या एक से ज़्यादा आउटर ग्रोथ्स बनना शुरू होती हैं, जिन ग्रोथ्स को हम बड का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? बड का नाम देंगे। और मे बी वन एंड मे बी मोर देन वन इन दी ईच अराउंड दी ईच सेल, इसे हम कहेंगे बड। जैसे ये बड कंप्लीट डेवलप हो जाता है तो इट विल बी चेंज इनटू कट फ्रॉम द पेरेंटल बॉडी। यहाँ से डिटैचमेंट होगी, डी अटैचमेंट। जैसे डी अटैचमेंट हो जाएगी इट विल बी डेवलप इनटू और सर्वाइव एज न्यू यीस्ट। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा इसे एस्कोमाइकोटा में इसलिए रखा गया है कि इसमें इनकी बॉडी में जो है वो एस्कोस्पोर लाइक, कभी इनके दो सेल आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो इनमें क्या बन जाते हैं? एस्कोस्पोर्स। इनकी बॉडी के अंदर एस्कोस्पोर लाइक स्ट्रक्चर भी बनती है, दीज आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। तो ये एस्कोस्पोर्स जो हैं, इसी एस्कोस्पोर बनने की वजह से इसे एस्कोमाइकोटा में रखा गया है। तो इसका मतलब इनमें एस्कोस्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस भी होता है और इसी वजह से हम इसको क्लास एस्कोमाइकोटा में रखते हैं। लेकिन ये रेयर केसेस में होता है, बट इसको आइडेंटिफाई किया गया कि यहाँ पर एस्कोस्पोर फॉर्मेशन होती है। इनके दो सेल जब फ्यूज होते हैं तो फिर फ्यूज होने के बाद इनके अंदर एस्कोस्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। फिर मियोसिस डिवीजन होती है, हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं
यहाँ पर डिवीजन होगी म्योसिस, इसी वजह से इसे एस्कोमाइकोटा में रखा गया है क्योंकि एस्कोस्पोर फॉर्मेशन होती है। अब इसकी अगर इम्पोर्टेंस देखें, इम्पोर्टेंस ऑफ यीस्ट के हवाले से बात करें तो बेटा याद रखिएगा यीस्ट को इकोनॉमिकली मोस्ट इम्पोर्टेंस हासिल है। याद रखिएगा ये जो है वो जिसमें मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इसकी, अब इट इज यूज फॉर फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या होता है कि शुगर से अल्कोहल्स बनती हैं, अल्कोहल बनाने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। अब शुगर से अल्कोहल का बनना प्रोसेस कार फर्मेंटेशन। अब इसमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल है सैक्रोमाइसिस सैरीवेसी, सैक्रोमाइसिस सैरीवेसी। सैक्रोमाइसिस सैरीवेसी ये ऐसी यीस्ट है जिसे हम फर्मेंटेशन में इस्तेमाल करते हैं, जिनका काम शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। फिर याद रखिएगा इट इज आल्सो पैथोजेनिक। पैथोजेनिक डिजीज भी हैं, पैथोजेनिक यीस्ट भी हैं। इसमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल कैंडिडा एल्बाकैना। तो कैंडिडा एल्बाकैना ऐसी यीस्ट हैं जो काज करती हैं थ्रश एज वेल एज क्रेप्टोकोकोसिस, दैट इज आल्सो दी थ्रोट इन्फेक्शन। In severe condition it will be also appear as a skin infection, throat as well as mouth infection है। थ्रशिस में मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कैंडिडा एल्बाकैना की वजह से विजाइनल इन्फेक्शन जिसमें जो है वो जिसे हम नाम देते हैं विजाइनल थ्रश, इसे विजाइनल थ्रश भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि यीस्ट के स्पोर्स जो फीमेल है उसके विजाइना में या विजाइनल ट्रैक्ट में ग्रो करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से फीमेल विजाइना जो है वो उसके सेल्स डिजेनरेट होना शुरू होते हैं, सीवियर इन्फेक्शन वुंड बनना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू दी विजाइनल इन्फेक्शन और विजाइना कंटामिनेट हो जाती है। इसी तरह क्रेप्टोकोक्सिस में जो है इट इज़ आल्सो थ्रोट इन्फेक्शन। इस इन्फेक्शन मेनली लीड्स टू द लंग्स एज वेल एज दी ऑरल इन्फेक्शन, ऑरल कैविटी का इन्फेक्शन है। ये इन्फेक्शन सीवियरिटी पकड़ जाए तो आपकी आइज और स्किन पे भी अपीयर होना शुरू हो जाते हैं वुंड्स और अपीयरेंस। तो याद रखिएगा कैंडिडा एल्बाकैना अब पैथोजेनिक भी हैं और यूजफुल एस्पेक्ट्स के हवाले से देखा जाए तो फर्मेंटेशन में भी इस्तेमाल करते हैं हम इन केस ऑफ यीस्ट। तो ये हमारे पास ब्रीफ इंफॉर्मेशन थी अबाउट द यीस्ट। और यीस्ट को हम रखते हैं एस्कोमाइकोटा में। मैंने आपको पीछे बताया क्यों रखते हैं, क्योंकि अंडर सर्टेन कंडीशन दे विल प्रोड्यूस एस्कोस्पोर्स, इसलिए इसे एस्कोमाइकोटा में रखा जाता है। अदरवाइज ये यूनिसेलर है, बाकी सारे मेंबर जो हैं दे आर मल्टीसेलर नेचर। लेकिन फिर भी इसको यहाँ रखा गया तो वो एस्कोस्पोर फॉर्मेशन की वजह से इकोनॉमिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्मेंटेशन में भी रखते हैं हम और पैथोजेनिक नेचर भी है। थ्रशिस काज करते हैं जिसमें विजाइनल थ्रश कॉमन है, क्रेप्टोकोक्सिस और नंबर ऑफ अदर डिजीज काज करते हैं। यीस्ट याद रखिएगा यीस्ट को हम फर्मेंटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं कहाँ कहाँ, इन केस ऑफ वाइन इंडस्ट्रीज, वाइन बनाने के लिए, एज वेल एज बेकिंग इंडस्ट्रीज, बेकिंग इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग इंडस्ट्री में ब्रेड बनाने के लिए ब्रेड बनाते हैं इससे हम, एज वेल एज जिसे हम ब्रेविंग इंडस्ट्रीज यानी बीवरेजिंग इंडस्ट्रीज कहते हैं, मशरूबात की इंडस्ट्रीज में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। अब वाइन है ब्रेड बनाने के लिए, केक बनाने के लिए, एज वेल एज पिज़्ज़ा बनाने के लिए भी हमें इस्तेमाल करते हैं यीस्ट को फॉर फर्मेंटेशन पर्पस के लिए इन दीज इंडस्ट्रीज। ओके, पैथोजेनिक है तो डिफरेंट डिजीज काज कर रही है। तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दी क्लास बेसिडोमाइकोटा। थैंक्स। अब हम डिस्कस करेंगे डिवीजन बेसिडोमाइकोटा
तो याद रखिएगा इसमें जो मेंबर्स आते हैं इनके मेंबर्स को हम नाम देते हैं बेसिडियो माइसीड्स। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि सीड्स का मतलब होता है मेंबर्स, कोटा का मतलब है डिवीजन या फाइला या ग्रुप। तो बेटा इसमें जो एग्जांपल्स हैं दैट इज दी, याद रखिएगा, टोडस्टूल्स, एग्जाम्पल है शेल फंजाई, इसमें एग्जाम्पल है शेल फंजाई है, एज वेल एज पफ बॉल्स हैं, पफ बॉल्स, इसमें एग्जाम्पल है रस्ट फंजाई, इसमें एग्जाम्पल है समट फंजाई, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास मशरूम्स और बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जो बेसिडोमाइसीड से ताल्लुक़ रखती हैं। अगर हम इनकी स्ट्रक्चर वाइज देखें तो बेटा स्ट्रक्चर वाइज इनमें जो हाइफा होते हैं, हाइफा आर सेप्टेट। ओके, अब इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती हैं वो होती हैं बेसिडियो कार्प्स, और जो स्टॉक होते हैं दैट इज कॉल्ड बेसिडिया, और जो स्पोर बनते हैं दैट इज कॉल्ड एज बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियो स्पोर्स का नाम देते हैं। तो बेटा ये बेसिडियोस्पोर्स, बेसिडियोकार्प्स, अब इनमें जो है वो बनता है स्टेरिगैमेटा, फीमेल हाइफा पर स्टेरिगैमेटा का नाम देते हैं इसको। अब ये थी स्ट्रक्चर, और जब हम बात करते हैं नेचर की तो बेटा नेचर वाइज याद रखिएगा एस बेसिडोमाइसीड्स पैरासाइट्स भी हैं एज वेल एज सेप्रोट्रॉफ्स भी हैं एज वेल एज सिम्बायोट्स भी हैं एज वेल एज प्रीडेटरी भी हैं, यानी शिकारी जिसे कहते हैं, और इडिबल भी हैं, इन्हें हम इस्तेमाल भी करते हैं एज अ मशरूम इन द डिलीशियस डिशेस। तो ये पैरासाइटिक, ये इसकी नेचर है, पैरासाइटिक, सेप्रोट्रॉफिक, सिम्बायोटिक, प्रीडेटरी एज वेल एज इडिबल नेचर। अब जब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो बेटा याद रखिएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन और स्पोरुलेशन, इसको स्पोर फॉर्मेशन भी कहते हैं, और ये प्रोसेस अच्छी तरह हम पीछे पढ़ चुके हैं क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है फंजाई में स्पोर फॉर्मेशन। इसमें मॉडिफाइड हाइफा जो होते हैं, ये मॉडिफाइड हाइफा के ऊपर बनना शुरू होंगे दी स्पोरेंजियोफोर। क्या बनता है? स्पोरेंजियोफोर बनेगा। श्योर है इसके हाइफा बिसेप्टेट है, और देन बनता है फ्रूटिंग बॉडी दैट इज कॉल्ड स्पोरेंजिया। तो बेटा ये जो स्पोरेंजिया है इसमें बाय माइटोसिस डिवीजन बनते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स। जैसे हैप्लॉइड स्पोर्स, जैसे राइप होगा स्पोरेंजिया, स्पोर्स निकलेंगे और जो सबस्टेरियम पर या होस्ट पर रीच करने के बाद न्यूक्लियर माइटोसिस में जाएंगे, प्रोटोप्लाज्म डेवलपमेंट होगी, न्यू हाइफा बना देंगे। इसी तरह इनमें फ्रेगमेंटेशन भी होती है।
फ्रैगमेंटेशन। तो बेटा इन केस ऑफ फ्रैगमेंटेशन अगर हम देखें तो फ्रैगमेंटेशन में इसके जो हाइफा हैं वो किसी भी लेंथ से इरिस्पेक्टिव टू स्पेसिफिक पोजीशन छोटे छोटे फ्रैगमेंट में चेंज हो जाते हैं और हर फ्रैगमेंट जो है आगे चल के न्यू हाइफा में तब्दील हो जाएगा जब कौन सा प्रोसेस होता है, बाय दी न्यूक्लियर माइटोसिस। जब क्या होती है, न्यूक्लियर माइटोसिस होगी, प्रोटोप्लाज्म डेवलप होगा तो एक नया हाइफा जर्मिनेट कर देंगे। तो ये हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी। लेकिन जब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बेटा याद रखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो लाइफ साइकिल हम देखेंगे यहां पर फॉर एग्जांपल दिस इज दी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव टाइप ऑफ हाइफा। दिस इज दी हाइफा, ये है फॉर एग्जांपल नेगेटिव टाइप, और दूसरा हाइफा जो है दिस हाइफा सेड टू बी द पॉजिटिव टाइप, प्रिफोरेटेड है, एक पॉजिटिव टाइप और दूसरा नेगेटिव टाइप हाइफा आर माइसीलियम। नेगेटिव टाइप हाइफा या माइसीलियम का नाम दे दें। अब इनमें जैसे ये एडजेसेंटली ग्रो करते हैं तो यहां पर प्रोसेस होता है प्लाज्मोगैमी। कौन सा प्रोसेस होगा? प्लाज्मोगैमी का प्रोसेस होगा। और प्लाज्मोगैमी में ये दो एडजेसेंटली ग्रो करने वाले हाइफा जब ये एडजेसेंटली ग्रो करने वाले हाइफा आपस में मिलेंगे, सबसे पहले होगा प्लाज्मोगैमी प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस होगा? प्लाज्मोगैमी। तो बेटा यहां प्लाज्मोगैमी जो हो रही है, प्लाज्मोगैमी का प्रोसेस हो रहा है। अब इसमें जैसी प्लाज्मोगैमी होगी, ये एडजेसेंटली ग्रो करने वाले दो हाइफा के दरमियान, तो यहां से एक न्यू हाइफा निकलेगा, जिस हाइफा को हम नाम देते हैं डायकैरियोटिक हाइफा, क्योंकि साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ है और अभी तक न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं हुई, इसलिए हम नाम देंगे इसको डायकैरियोटिक हाइफा, और इसको हम सेकेंडरी माइसीलियम भी कहते हैं। ये कहलाते हैं प्राइमरी माइसीलियम। तो बेटा इंटी टेस्ट के हवाले से याद रखिएगा कि ये वो ग्रुप है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी माइसीलियम बनते हैं। ये हमारे पास सेकेंडरी माइसीलियम है और पीछे हमने देखा दिस इज प्राइमरी माइसीलियम, दीज आर प्राइमरी एंड दिस इज सेकेंडरी, जो कि डायकैरियोटिक है, जो कि क्या है? डायकैरियोटिक मीन्स n+n। अब इसी डायकैरियोटिक हाइफा पर बनना शुरू होगी एक स्ट्रक्चर जिसे हम नाम देते हैं दी बेसिडियोकार्प, जो इस तरह होती है बेसिडियोकार्प। कार्प में इस तरह गिल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, इसलिए इसको गिल्स का नाम भी देते हैं। क्या नाम देते हैं? गिल्स। इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो इस तरह अरेंज होते हैं इसके बेसिडियोकार्प, बेसिडियास, जिस तरह गिल्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड गिल्स। तो जिसमें गिल्स, फिशेस में गिल लैमिला होती हैं, इस तरह इनकी अरेंजमेंट होती है। अब यहां पर क्या होंगे? देयर इज दी एस्कोकार्प,
sorry, this is the basidiocarp, not ascocarp, basidiocarp. अब बेसिडियोकार्प के अंदर जो बेसिडिया बन रहे हैं इसमें दो डिफरेंट टाइप की न्यूक्लियाई मौजूद होंगी इन बेसिडिया में। जब इसमें से एक बेसिडिया हम देखते हैं तो बेटा ये जो बेसिडिया है आपकी बुक में बंच दिखाया गया, हम यहां पर एक ही देखेंगे। इसमें दो टाइप की न्यूक्लियाई हैं, एक पॉजिटिव टाइप भी और एक नेगेटिव टाइप भी, क्योंकि अभी तक प्लाज्मोगैमी हुई है, कैरियोगैमी का प्रोसेस नहीं हुआ। तो बेटा यहां पर लिखा जाएगा N+N मीन्स डाई कैरियोटिक बेसिडिया कहेंगे इसको। अब ये डायकैरियोटिक बेसिडिया में अब इस रीजन में आकर यहां पर होगा द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड कैरियोगैमी सेकंड प्रोसेस। अब बेटा इस कैरियोगैमी में याद रखिएगा कि यहां पर डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाएगा और जिसे हम नाम देते हैं जाइगोट। क्या नाम देते हैं? दिस इज बिहेव एज जाइगोट, जिसको 2N भी लिखते हैं क्योंकि ये डिप्लॉइड न्यूक्लियाई के साथ है। इसके साथ है बेटा, डिप्लॉइड न्यूक्लियाई के साथ है। और जैसे ही अब इस बेसिडिया के अंदर यहां पर डिवीजन होगी मियोसिस, तो बेटा मियोसिस डिवीजन होगी, तो इसको हम यहां इस तरह बनाते हैं। इनके ऊपर ये बीक लाइक स्ट्रक्चर निकलती है आगे, जिसे हम कहते हैं स्टेरिगैमेटा, और इसके ऊपर इस तरह हैप्लॉइड जो है वो बनना शुरू कर देंगे स्पोर्स, जिन्हें हम नाम देते हैं बेसिडियो स्पोर्स। जैसे ये बेसिडियो स्पोर्स यहां से कट ऑफ होते हैं, ये बेसिडियो स्पोर्स आगे चल के वाया विंड, वाया एनी सोर्स जब पहुंचेंगे सबस्टेरियम पर या होस्ट पर, तो वहां पर जाकर ये बनाएंगे न्यू हाइफा और न्यू माइसिलियम। तो ये हमारे पास प्रोसेस था, इसमें कैरियोगैमी हुई, डिप्लॉइड जाइगोट बना, यहां पर बन गए, इसके ऊपर स्टॉक बनेंगे जिसको हम कहते हैं स्टेरिगैमेटा, स्टेरिगैमेटा कहते हैं। अब इस स्टेरिगैमेटा पर बनते हैं हैप्लॉइड, क्योंकि दीज आर हैप्लॉइड, यहां डिवीजन हुई है मियोसिस की, तो हैप्लॉइड बन जाएंगे स्पोर्स, जिन स्पोर्स को हमने नाम दिया बेसिडियो स्पोर। ओके, और ये था लाइफ साइकिल जो कि ट्रूली आपकी बुक में भी दिया हुआ है। इसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव साइकिल, सेक्सुअल साइकिल इन बेसिडियोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स। अगर हम देखें तो याद रखिएगा ये एडिबल फंजाई है, इकोनॉमिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मोर देन 25 कंट्रीज, 75 कंट्रीज ओवर द वर्ल्ड ऐसे हैं जो एज अ वेजिटेबल के तौर पर इसे ग्रो कराते हैं। इसमें एडिबल फंजाई में हमारे पास मशरूम, जिसको हम नाम देते हैं एग्रिकस कैंपास्ट्रस। ठीक है, अब हमने देखा कि इसमें रस्ट एंड समट जो है एज अ सीरियस प्लांट पैथोजीन भी पाए जाते हैं। ये हमारे पास था ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट दी बेसिडियोमाइसीट्स। याद रखिएगा इसकी 16,000 स्पीशीज होती हैं। कितनी स्पीशीज हैं? 16,000 स्पीशीज पाई जाती हैं इन केस ऑफ बेसिडियोमाइसीट्स। अब हमारे पास नेक्स्ट वन है द डिवीजन इज द डिवीजन ड्यूटेरोमाइसीट्स, ड्यूटेरोमाइकोटा, माइकोटा।
तो बेटा डिटेरोमाइकोटा में हम पढ़ते हैं इनके मेंबर्स को, जिसे हम नाम देते हैं डिटेरोमाइसीट्स। अब श्योर है मेंबर को हम क्या कहेंगे, डिटेरोमाइसीट्स का नाम देते हैं। याद रखिएगा इन डिटेरोमाइसीट्स में बहुत सारी माइसीट्स हैं। डिटेरोमाइसीट्स जिनमें एग्जाम्पल देखी जाए तो पेनिसिलियम, एस्परजिलस, एज वेल एज और बहुत सारी फंगस, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जनरा है। अगर इन्हें देखा जाए तो दे आर इवॉल्व्ड फ्रॉम एस्कोमाइसीट्स। अच्छा, ये एस्कोमाइसीट्स से कहते हैं इवॉल्व हुए। और याद रखिएगा इनकी स्ट्रक्चर वाइज अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो बेटा इनके हाइफा भी सेपरेट होते हैं। क्या होते हैं? हाइफा आर सेप्टेट। इनके हाइफा सेप्टेट हैं और इनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल नहीं होती, क्योंकि जब एस्कोमाइसीट अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लॉस्ट कर लेते हैं किसी भी वजह से, तो ये चेंज होते हैं इनटू डिटेरोमाइसीट्स। इसलिए इन्हें फंजाई इम्परफेक्टी भी कहते हैं। सो ये किसे कहते हैं? फंजाई इम्परफेक्टी भी कहते हैं इसको हम। तो बेटा फंजाई इम्परफेक्टी कहा जाता है क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, लेकिन इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा प्रोसेस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का होता है, जिसे हम नाम देते हैं पैरासेक्सुअलिटी। क्या नाम देते हैं? पैरासेक्सुअलिटी का नाम देते हैं। अब हमने देखा कि इनके जो हाइफा होते हैं दे आर सेप्टेट, लेकिन इनके अंदर पैरासेक्सुअलिटी प्रोसेस होता है। इसमें याद रखिएगा नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नो सेक्सुअल। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइक प्रोसेस होता है, इसे कहते हैं पैरासेक्सुअलिटी। इसमें क्या होता है? इनके दो एडजेसेंट हाइफा आपस में न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं होती, बल्कि इनकी जो न्यूक्लियाई होती हैं वो अपने जीनोम को, अपने डीएनए सेगमेंट्स को एक्सचेंज कर लेती हैं। समवाट इधर जाएगा जीनोम और यहां से समवाट इधर आएगा। यानी क्या होते हैं? इसमें डीएनए एक्सचेंजमेंट होती है, या जिसे कह लें हम कि स्मॉल जो है जीन एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से पैरा का मतलब होता है एसोसिएटेड, तो एसोसिएटेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब लॉस्ट किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को तो एस्कोमाइसीट चेंज हो गया इनटू दी डिटेरोमाइसीट्स में। तो हकीकत में ये मेंबर एस्कोमाइसीट के हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं थी, तो इन्हें रख दिया गया डिटेरोमाइकोटा में, जिसको फंजाई इम्परफेक्टी भी कहते हैं, इसी वजह से क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लॉस्ट है। सेपरेट हाइफा है, लेकिन इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा प्रोसेस होता है, इसमें एक्सचेंजमेंट ऑफ डीएनए या जीन होता है, इसको कहते हैं पैरासेक्सुअलिटी। क्या कहते हैं? पैरासेक्सुअलिटी का नाम देते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें फ्रेगमेंटेशन भी है, इसमें ओडिया फॉर्मेशन भी है। मैंने आपको बताया था कि ओडिया फॉर्मेशन का प्रोसेस भी डिटेरोमाइसीट्स में होता है। और फ्रेगमेंटेशन में तो आपको पता होना चाहिए कि हाइफा जो होते हैं वो किसी भी लेंथ से ब्रेक होकर फ्रेगमेंट बनाते हैं, और हर फ्रेगमेंट जो होता है वो आगे चल के न्यू हाइफा बना देगा।
ओके, हर फ्रेगमेंट डेवलप हो जाएगा इनटू दी न्यू हाइफा बाय न्यूक्लियर माइटोसिस एंड बाय द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, दी प्रोटोप्लाज्म। इस तरह ओडियो फॉर्मेशन में भी जो मॉडिफाइड हाइफा होते हैं उनके ऊपर ओडियोफोर बनता है। अब ओडियोफोर बनने के बाद इनमें यहां पर ओडियोस्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? बाय द डिवीजन ऑफ माइटोसिस, क्योंकि हाइफा हैप्लॉइड है ऑलरेडी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो इसमें बनेंगे ओडियोस्पोर्स। अब ये ओडियोस्पोर्स बेटा, ये ओडियोस्पोर्स जैसे यहां पर डिटैच होंगे, इट विल बी डेवलप इनटू दी बाय न्यूक्लियर माइटोसिस इनटू द न्यू माइसीलियम और इनटू द न्यू हाइफा। इस प्रोसेस को ओडिया फॉर्मेशन कहते हैं। ओके, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी, लेकिन ड्यूटेरोमाइसीट्स को इम्परफेक्टी इसलिए कहते हैं कि इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है दैट इज लुक लाइक सेक्सुअल, जिसे कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इसे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी कहेंगे बेटा, इसलिए लुक लाइक सेक्सुअल, क्योंकि जीन एक्सचेंजमेंट हो रही है, डीएनए एक्सचेंज हो रहा है, मुकम्मल तौर पर न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं हो रही, इसलिए कहते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। लेकिन जीन एक्सचेंजमेंट के लिए पैरासेक्सुअलिटी का प्रोसेस है, लुक लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसलिए फंजाई इम्परफेक्टी कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा कि फ्रेगमेंटेशन बाय ओडिया फॉर्मेशन भी होती है। अब अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ दिस डिवीजन, तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे आर सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। ओके, सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक भी है, जैसा कि पेनिसिलियम से क्या प्रोड्यूस करते हैं, फर्स्ट एंटीबायोटिक जो प्रोड्यूस की गई दैट इज कॉल्ड पेनिसिलिन। ओके, इसी तरह अदर एंटीबायोटिक्स भी इस जेनरा से ली जाती हैं, पेनिसिलियम से। देन याद रखिएगा एस्परजिलस, स्पर्जिलस जो है इसको हम फर्मेंटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सोया सॉस है या सोया पेस्ट है, इसको फर्मेंटाइज करने में इस्तेमाल करते हैं। वाइन बनाने वाली इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल करते हैं, एज वेल एज फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं अंडर हाई एसिडिक कंडीशन। तो जब हायर एसिडिक कंडीशन में हम ऑर्गेनिक एसिड भी प्रोड्यूस करवाते हैं, जिनमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल है एसिड की, दैट इज सिट्रिक एसिड, दैट इज सिट्रिक, जो सिरका वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, जो नेचुरली सिट्रस फ्रूट्स में भी होता है। तो अंडर एसिडिक कंडीशन हम सिट्रस भी सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करवा सकते हैं द जेनरास ऑफ ड्यूटेरोमाइसीट से, और फर्मेंटेशन भी करवाते हैं सोया सॉस एंड सोया पेस्ट को फर्मेंटाइज करने के लिए। और बहुत सारी याद रखिएगा इंडस्ट्रीज में इसको इस्तेमाल करते हैं, बेकिंग इंडस्ट्रीज में भी फर्मेंटेशन के लिए। और वेल नोन इसके जो जेनरा पेनिसिलियम है, इसके बहुत सारे मेंबर सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक हैं, और फर्स्ट एंटीबायोटिक भी जिसका नाम पेनिसिलिन था वो भी इसी ग्रुप से ली गई, और मेंबर का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, और एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलियम। तो दिस जेनरा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो, सॉरी इसके जेनरास मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, एस्परजिलस और पेनिसिलियम, ये दो मेजर जेनरा हैं जिनकी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल वैल्यूज़ हैं। और याद रखिएगा अगर इसकी स्पीशीज़ देखें तो 17,000 स्पीशीज़ हैं, 17,000 स्पीशीज़ जो कि ड्यूटेरोमाइसीट्स में आती हैं। ओके, इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द जनरल इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल ओवर फंजाई। इसमें हम यूजफुल और बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स देखेंगे। थैंक यू। आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई।
याद रखिएगा बैक्टीरिया की तरह फंजाई भी हमारे लिए यूजफुल एस्पेक्ट्स एज वेल एज हार्मफुल एस्पेक्ट्स छोड़ता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द यूजफुल एस्पेक्ट्स ऑफ फंजाई। जब हम यूजफुल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो याद रखिएगा एज अ फूड, सबसे पहले जो एस्पेक्ट्स देखेंगे हम दैट इज एज अ फूड। याद रखिएगा बहुत सारी फंगस ऐसी हैं जिन्हें हम फूड के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मशरूम्स ऐसी फंगस है दैट इज ईडिबल, मीन्स यूज एज अ फूड, जिसे हम एज अ फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, दैट इज द मशरूम। आपने देखा होगा बहुत सारे कंट्रीज में मशरूम्स को एज अ वेजिटेबल क्रॉप्स के तौर पर भी ग्रो किया जाता है, लेकिन जहां पर एज अ मशरूम एज अ एडिबल फंजाई है, वहां पर अगर देखा जाए तो यीस्ट को हम यूज करते हैं इन बेकिंग इंडस्ट्रीज। कौन सी इंडस्ट्रीज? बेकिंग इंडस्ट्रीज। बेकिंग इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है यीस्ट को। अक्सर आपने केक्स खाए होंगे, ब्रेड खाते हैं आप लोग और पिज्ज़ा वगैरह, इसमें फर्मेंटेशन के लिए यीस्ट का इस्तेमाल होता है। इसी तरह अदर फंजाई जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं फॉर फर्मेंटेशन पर्पस एज वेल एज फॉर बिवेरिंग इंडस्ट्रीज, मशरूबात की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उसमें भी फंगस का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे पास यीस्ट जो कि बेकिंग इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होती है फॉर मेकिंग केक्स बनाने के लिए, एज वेल एज पिज्जा, एज वेल एज ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यीस्ट का काम होता है फर्मेंटेशन करना। क्या करना होता है? फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन से हम बाखूबी वाकिफ हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें जो है वो ग्लूकोज चेंज होता है इनटू इथेनॉल। आपने इथेनॉल का फार्मूला केमिस्ट्री में पढ़ा था, C2H5OH। ओके, तो फर्मेंटेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है फंगस को, एज वेल एज अ ईडिबल कहते हैं खाने के तौर पर इस्तेमाल होने वाली। तो बहुत सारी डिलीशियस डिशेस में हम इस्तेमाल करते हैं मशरूम का, बिकॉज इट इज हाईली प्रोटीनियस एज वेल एज हैविंग अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजिन एज अ पॉलीसेक्राइड। देन एज अ सोर्स ऑफ मेडिसिन, एज अ सोर्स ऑफ मेडिसिन, जिनको हम मेडिसिनल फंजाई का नाम देते हैं। लेकिन मैं इस टर्म से कभी भी मुत्फिक नहीं होता। ये टर्म मेडिसिनल नहीं होती, कभी भी आपकी बुक में गलत लिखा हुआ इन्होंने, याद रखिएगा। इसे हम जो है वो मेडिकल फंजाई का नाम देते हैं, जो कि मेडिकल साइंस में स्पेशली इस्तेमाल होने वाली फंगस, जो कि एज अ सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। और मैं पीछे आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा चुका हूं कि एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जिसे किसी भी ऑर्गेनिज्म से लिया जाता है और किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लिया जाता है, लाइक दैट बैक्टीरिया, लाइक दैट फंगस, या अदर किसी भी ऑर्गेनिज्म से लें और किसी भी इंफेक्शन को ट्रीट करने के लिए कंट्रोल करें। ऐसे केमिकल्स को एंटीबायोटिक्स कहते हैं। जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि डिफरेंट टाइप्स की एंटीबायोटिक्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट पैरासाइटिक और इन्फेक्शियस डिजीज। जिस तरह नियोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, वो सारी हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, अगर हम एंटीबायोटिक्स देखें तो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स, जिनमें पेनिसिलिन, जिनमें नियोमाइसिन, जिनमें
क्लोरोमैक्टिन, जिनमें टेट्रासाइक्लिन, एज वेल एज नंबर ऑफ अदर एंटीबायोटिक्स। तो याद रखिएगा, फंगस को हम मेडिकल साइंस में, इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं फॉर व्हाट पर्पस? फॉर ऑब्टेनिंग एंटीबायोटिक्स, एंड एंटीबायोटिक्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू ट्रीट द इन्फेक्शन, जिससे हम इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो बेटा याद रखिएगा, दे आर यूज इन ग्राम्स एंड मिलीग्राम्स एंड माइक्रोग्राम्स, यूज इन मिलीग्राम्स आर इन माइक्रोग्राम्स। तो याद रखिएगा, या तो माइक्रोग्राम्स में या मिलीग्राम्स में इस्तेमाल करते हैं। अक्सर आप एंटीबायोटिक लेते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है 250 mg, 400 mg और 500 mg। तो याद रखिएगा, मिलीग्राम्स में या माइक्रोग्राम्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है एंटीबायोटिक्स का। और बहुत सारी एंटीबायोटिक्स जो हम फंजाई से हासिल करते हैं, दैट इज आल्सो बेनिफिशियल इफेक्ट्स। देन कुछ ऐसी फंगस हैं जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में रोल करती हैं, इसे हम कहते हैं सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीजिंग फंजाई। तो फर्स्ट एस्पेक्ट हमारे पास था एज अ फूड, सेकंड वन एज अ मेडिसिन, एंड देन द थर्ड वन बेटा याद रखिएगा फॉर, जिसे हम नाम देते हैं सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीजिंग फंजाई। बेटा ऐसी फंजाई जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, ऐसी फंगस को हम नाम देते हैं सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीजिंग फंजाई। जिसमें मैंने आपको चैप्टर के शुरू में जब न्यूट्रिशन इन फंजाई पढ़ाया था, तो उस वक्त हमने पढ़ा था माइकोराइजियल फंजाई। तो याद रखिएगा, माइकोराइजियल या माइकोराइजी। बेटा माइकोराइजी फंजाई आपको पता होना चाहिए कौन सी फंजाई है। दे आर सिम्बायोट्स, जो जिन्हें हम एसोसिएटिव फंगस का नाम भी देते हैं। तो ये वो सिम्बायोट्स फंजाई हैं जो कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती हैं, बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद द रूट्स ऑफ प्लांट्स, मीन्स दे इंक्रीज डिकम्पोज दी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं उन्हें डिकम्पोज करके, और स्पेशली अगर हम दूसरे लफ्जों में लिखें तो डिकम्पोजर फंजाई, डिकम्पोजर फंजाई। डिकम्पोजर फंजाई का काम होता है कॉम्प्लेक्स मटेरियल को ब्रेक डाउन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द कॉम्प्लेक्स मटेरियल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमारी सॉइल के अंदर बहुत सारे डेड ऑर्गेनिक मैटर्स मौजूद होते हैं। तो ये फंगस क्या करती हैं, जब इन्हें सिंप्लीफाई करती हैं इनटू दी डिफरेंट सिंपल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में, जिसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी, सिंपल सब्सटेंस और सॉल्युबल सब्सटेंस, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। तो याद रखिएगा, माइकोराइजियल फंजाई सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में रोल करती हैं। माइकोराइजियल फंजाई में हमने पढ़ा था, ये वो फंगस होती हैं जो कि क्या करती हैं, फार अवे से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स को लेकर देती हैं प्लांट रूट्स को फॉर बायोसिंथेसिस पर्पस के लिए। इसमें एंडोमाइकोराइजी और एक्टोमाइकोराइजी के दोनों प्रोसेस मैंने आपको डायग्राम के साथ पढ़ाए थे। तो इसलिए सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीजिंग बैक्टीरिया। अब ये हमारे पास थे यूजफुल एस्पेक्ट्स। अब याद रखिएगा, जहां पर यूजफुल एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी लिविंग बीइंग के, वहां हार्मफुल एस्पेक्ट्स भी होते हैं। तो अब हम देखेंगे वो एस्पेक्ट्स फंजाई की वजह से हार्मफुल एस्पेक्ट्स हैं। तो बेटा हार्मफुल एस्पेक्ट्स के हवाले से देखा जाए तो याद रखिएगा कि हमारे पास फंगस बहुत सारी डिजीज काज करती हैं। फंजाई एज अ पैथोजीन, फंजाई एज पैथोजीन। बेटा पैथोजीन कहते हैं, पैथोजेनिक मीन्स डिजीज काजिंग। वो फंगस जो कि डिजीज काज करती हैं उन्हें पैथोजेनिक फंगस कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ये हार्मफुल फंजाई
बहुत सारी टाइप्स की डिजीज काज करती हैं टू एनिमल्स एज वेल एज टू प्लांट्स, जिनमें सबसे पहले हम देखेंगे एनिमल डिजीज। तो बेटा वो डिजीज जो कोई फंगस की वजह से एनिमल्स में कॉमन है, जिसमें सबसे पहले एस्परजिलोसिस, स्पर्जिलोसिस जिसे हम नाम देते हैं ईयर लंग्स डिजीज। बेटा अक्सर आपने देखा होगा इन केस ऑफ फंजाई, मोस्टली रेनी सीजन में या ड्यूरिंग ह्यूमन कंडीशन छोटे बच्चों में खास तौर पर कानों के इन्फेक्शन हो जाते हैं, कानों में से पस निकलना शुरू हो जाती है। दैट इज ड्यू टू दी फंगल इन्फेक्शन, दैट इज ड्यू टू दी ग्रोथ ऑफ फंगस। एज वेल एज अगर स्पोर्स ऑफ फंजाई को इनहेल कर लिया जाए तो ये आपके जो लंग्स हैं इसको डिजेनरेट करना शुरू कर देती हैं, लंग्स में बहुत सारे लीजन बनना शुरू हो जाते हैं, जिस कंडीशन में आपके लंग्स बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं ड्यू टू द स्पोर्स ऑफ फंगस। इस कंडीशन को, इस डिजीज को स्पर्जिलोसिस कहते हैं। देन इन केस ऑफ नेक्स्ट वन दैट इज कॉल्ड मोनिलोसिस, बेटा जिसे हम नाम देते हैं माउथ गम एंड ईयर डिजीज। इसमें आपका जो टंग है, आपकी जो ऑरल कैविटी है, वो फंगल स्पोर्स की ग्रोथ की वजह से लीजनिक हो जाती है और ऐसे लगता है जैसे आपके माउथ के अंदर व्हाइटिश कलर की आउट ग्रोथ बनना शुरू हो जाती है, जो फंगल स्पोर्स की वजह से, और आपके माउथ एज वेल एज आपके जो गम्स हैं, गम टिश्यूज को डिसॉल्व करना शुरू कर देती हैं फंगस, और ईयर इन्फेक्शन भी काज करती हैं। इस कंडीशन को मोनिलोसिस कहते हैं। देन इन केस ऑफ रिंगवर्म, ये मोस्ट कॉमन है, रिंगवर्म डिजीज। अक्सर आपने देखा होगा हमारा जो नेक होता है या हमारे जो आर्म्स हैं या हमारे जो लोअर लेग्स हैं, इसके ऊपर स्किन के ऊपर एक ऐसा इन्फेक्शन बनता है, रिंग्स की सूरत में जो है एक ब्लिस्टर लाइक कंडीशन आती है, जिस कंडीशन को रिंगवर्म डिजीज कहते हैं, और दैट इज आल्सो ड्यू टू दी फंजाई इम्परफेक्टी। देन हमारे पास फुट एंड एथलीट डिजीज, फुट डिजीज या वी कैन से दैट फुट एंड एथलीट डिजीज। तो फुट एंड एथलीट डिजीज में अक्सर रेनी सीजन में क्या होता है कि जो आपकी फिंगर स्पेसिस होती हैं आपके फुट की, इसमें लीजन बनना शुरू हो जाते हैं, जख्म बनना शुरू हो जाते हैं। दैट इज आल्सो ड्यू टू दी फंगस ग्रोथ। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि फंगस जितनी ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी एनवायरनमेंट में उतनी फंगस की ग्रोथ अच्छी होती है, और रेनी सीजन में आपको पता होना चाहिए एनवायरनमेंट में 100% ह्यूमिडिटी होती है, इसलिए ग्रोथ जो है पैरासाइटिक फंगस ये फ्रीक्वेंटली ग्रोथ करती हैं होस्ट पर और नंबर ऑफ इन्फेक्शन काज करती हैं। इस तरह बहुत सारी स्किन डिजीज, जो कि डर्मेटोफाइटा ग्रुप्स, जिस ग्रुप को आप नाम देते हैं, ये हमारे पास रिंगवर्म, फुट एथलीट एंड स्किन डिजीज, दैट इज बाय दी फंजाई इम्परफेक्टी। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कि फंजाई इम्परफेक्टी जो हम पीछे पढ़ चुके हैं ड्यूटेरोमाइकोटा क्लास, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, इसलिए इन्हें फंजाई इम्परफेक्टी का नाम देते हैं। तो बेटा फंजाई इम्परफेक्टी के कुछ मेंबर्स जो कि डिफरेंट टाइप के डिजीज काज करते हैं, इसमें रिंगवर्म है, फुट एथलीट है और स्किन डिजीज है, दैट इज बाय द फंजाई इम्परफेक्टी। इसको हमारी मेडिकल साइंस में कहा जाता है डर्मेटोफाइटा ग्रुप, इसे कहते हैं डर्मेटोफाइटा, क्योंकि डर्मा कहते हैं स्किन को, डर्मा वर्ड कहा जाता है स्किन को, और खास तौर पर हमारे पास जो लेडीज हजरात होती हैं या डर्माटोलॉजिस्ट के पास अक्सर जाती हैं, डॉक्टर साहब मेरे पिंपल हो रहे हैं, इसका इलाज कीजिएगा। वो क्यों? क्योंकि डर्मेटोफाइटा मोस्टली डिजीज या तो बैक्टीरिया की होती हैं या फिर फंजाई की वजह से काज होती हैं, तो डर्माटोलॉजिस्ट कहते हैं, जो आपकी स्किन का इलाज करता है उसको डर्माटोलॉजिस्ट कहते हैं। तो डर्मेटोफाइटा ऐसा ग्रुप फंगस का
जो कि आपको स्किन की डिजीज काज करे उसको डर्मेटोफाइटा कहते हैं। तो डर्मेटोफाइटा है। जिस तरह हमारे पास एस्परजिलस है, एस्परजिलोसिस काज करता है, और बहुत सारी पैरासाइटिक फंगस है, मोनोलोसिस काज करेगा। देन अनदर वन डिजीज दैट इज कॉल्ड हिस्टोप्लाज्मोलाइसिस। क्या नाम देते हैं इसको हम? हिस्टोप्लाज्मोलाइसिस। याद रखिएगा, हिस्टोप्लाज्मोलाइसिस जो है इट इज अ लंग इन्फेक्शन। ये भी आपके लंग्स का इन्फेक्शन है। इट इज कॉल्ड एज द लंग इन्फेक्शन, सीवियर लंग इन्फेक्शन। ये ऐसी फंगस जो कि सॉइल में पाई जाती है। जब ये सॉइल में एज वेल एज बर्ड्स के फीसिस में जब इसके स्पोर्स हवा के जरिए आपके लंग्स तक पहुंचते हैं, आपके नेजल कैविटी से होते हुए, तो आपके लंग्स को मुकम्मल तौर पर बाय द ग्रोथ डिजेनरेट करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से पर्सन विल बी सफरिंग फ्रॉम ब्रीथिंग इलनेस, जिसकी वजह से ब्रोंक्यूल, ब्रोंकस एंड अल्वोलाई डैमेज होना शुरू होती हैं और आपके लंग्स मुकम्मल तौर पर इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इस कंडीशन को हिस्टोप्लाज्मोलाइसिस भी कहते हैं। देन इन केस ऑफ देखा जाए तो नेक्स्ट वन डिजीज जो है दैट इज फंजाई आल्सो कार्सिनोजेनिक, कैंसर काजिंग फंजाई भी कहते हैं। तो बहुत सारी कैंसर्स जो कि फंगस की वजह से काज होती हैं, क्योंकि फंगस के अंदर एक केमिकल होता है जिसे हम नाम देते हैं एफ्लाटॉक्सिन। तो एफ्लाटॉक्सिन एक ऐसा केमिकल है जो कि फंगस प्रोड्यूस करती है। मोस्टली आपने देखा होगा हमारे जो लाइव स्टॉक मैनेजमेंट में, लाइव स्टॉक में जहां हम गाय, भैंसे, बकरियां वगैरह पालते हैं, वहां पर जो चारा दिया जाता है उसके ऊपर फंगस जब ग्रो करती है, क्योंकि उसके अंदर होता है सेलुलोज। जब आप कॉटन सीड वगैरह इस्तेमाल करते हैं चारे के लिए, तो उसके ऊपर होता है सेलुलोज, और सेलुलोज के ऊपर फंगस ग्रो करती है और वहां पर एक ऐसा केमिकल प्रोड्यूस करेगी जिसे कहते हैं एफ्लाटॉक्सिन। जब ये एफ्लाटॉक्सिन केमिकल्स खाते हैं कैटल्स, बिफेलोज, काओज, तो ये एफ्लाटॉक्सिन आता है मिल्क में। जैसे वो मिल्क मार्केट में आता है बिकने के लिए और उसे हम इस्तेमाल करते हैं, तो दैट विल काज कैंसर, और स्पेशली ब्लड कैंसर जो है दैट इज आल्सो काज बाय द एफ्लाटॉक्सिन। कौन सी कैंसर? ब्लड कैंसर। ये ब्लड कैंसर आपकी बुक में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप याद रखिएगा जो फॉर्म ऑफ कैंसर काज होती है दैट इज दी ब्लड कैंसर। ओके। इसी तरह एक ऐसी डिजीज जो फंगस की वजह से काज होती है उसे कहते हैं अर्गटिज्म। क्या नाम देते हैं? अर्गटिज्म। बेटा अर्गटिज्म जो कि कंटामिनेटेड रे फ्लोर की वजह से, इसका काज है कंटामिनेटेड रे फ्लोर। जब कंटामिनेटेड रे फ्लोर इस्तेमाल करते हैं जिसके ऊपर फंगल के स्पोर्स होते हैं, तो ये काज करते अर्गटिज्म, और अर्गटिज्म की वजह से कंडीशन आती है मेंटल रिटार्डेशन, जिसको कन्वॉल्यूशन कहते हैं, जिसको हम नर्व स्पाज्म कहते हैं, नर्व का अकड़ जाना, नर्व स्पाज्म है। इसी तरह जो है वो साइकोटिक डिलीजन है। साइकोटिक डिलेशन, साइकोटिक डिलेशन का मतलब होता है साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब कर देना, आपकी नर्व्स को डिजनरेट करती है, नर्व स्पाज्म होना शुरू हो जाएगी, मेंटल इनकन्वल्जन होना शुरू हो जाएंगी, मेंटल डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाती है, एज वेल एज गैंग्रीन। क्या काज करती हैं? गैंग्रीन। गैंग्रीन का वर्ड आपने सुना होगा, जिसमें क्या होता है फंगल स्पोर्स की वजह से आपके जो टिश्यूज होते हैं दे बिकम डिजेनरेट इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स, उससे आप नाम देते हैं गैंग्रीन। तो ये हमारे पास वो एनिमल स्पेशली टू ह्यूमन बीइंग, इंसान में किसकी वजह से होती हैं? दैट इज ड्यू टू दी फंगस। इसमें अस्परजिलोसिस पड़ा, मोनोलोसिस पड़ा, रिंगवर्म एंड स्किन डिजीज है, फिर हिस्टोप्लाज्मोलाइसिस है, अर्गटिज्म है, एंड कैंसर के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जिनमें स्पेशली ब्लड कैंसर दैट इज काज्ड बाय दी व्हाट? फंगस। नाउ द प्लांट डिजीज।
अब हम डिस्कस करेंगे वो डिजीज जिनको हम नाम देते हैं प्लांट डिजीज। बेटा बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जो कि फंगस की वजह से प्लांट्स में काज होती हैं, जिनमें रस्ट ऑफ वीट। रस्ट ऑफ वीट एक ऐसी डिजीज है जो वीट प्लांट्स में काज होती है, दैट इज ड्यू टू दी फंजाई। इसमें क्या होता है, अगर आपने कभी वीट प्लांट देखा हो तो वीट प्लांट लुक लाइक दिस। तो जो वीट के प्लांट लीव्स होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, वीट का ताल्लुक जो है जिसे आप गंदुम कहते हैं, इसका ताल्लुक एंजियोस्पर्म्स के साथ है, लेकिन कोटिलेडॉन्स कहते हैं। इनके जो लीव्स होते हैं वो सिंगल लीव वेंशन के साथ होते हैं। तो रस्ट ऑफ वीट में क्या होता है, फंगल ग्रोथ की वजह से जो लीव्स होते हैं इनके ऊपर रस्टी ब्राउन पेचेस बनना शुरू हो जाते हैं। इसे कहते हैं रस्टी ग्रोथ। क्या कहेंगे, रस्टी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। और इसी रस्टी ग्रोथ की वजह से जो क्लोरोफिल है वो लॉसेस होना शुरू हो जाएगा और प्लांट जो है बिकम वेल्ट अप और आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल तौर पर डैमेज हो जाता है। इस कंडीशन को रस्ट ऑफ वीट कहते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए इन केस ऑफ शुगर केन, तो उसमें हम कहते हैं वेपसमट ऑफ शुगर केन। वेपसमट ऑफ शुगर केन। शुगर केन आपने अक्सर खाए भी होंगे, नहीं तो देखा जरूर होगा। शुगर केन में जो इसका केन होता है, जिसके ऊपर आई बर्ड भी लगे हुए होते हैं, अक्सर फंगस इन्फेक्शन की वजह से आपने देखा होगा बीच में से रेड कलर का हो जाता है। उस कंडीशन को हम कहते हैं वेपसमट ऑफ शुगर केन। ये लीव्स के ऊपर भी इफेक्ट करता है एज वेल एज केन्स के ऊपर भी इफेक्ट करता है। इस कंडीशन को आप नाम देते हैं वेपसमट ऑफ शुगर केन का नाम देते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा नेक्स्ट वन डिजीज में एप्पल स्कैब। एप्पल स्कैब। बेटा एप्पल स्कैब ऐसी डिजीज है जो कि कॉमन होती है एप्पल में। यह भी आपने देखा होगा कि जो एप्पल है इसके ऊपर ब्राउन कलर के पेचेस बनना शुरू हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम ऐसे ही खा जाती है, इसका कोई पता नहीं है। जो मिलता है ईंटें पत्थर मिट्टी सब खाएगी है। तो बेटा इसमें क्या होता है कि ड्यू टू द फंगल इन्फेक्शन ब्राउन कलर के पेचेस बनना शुरू हो जाते हैं, जहां से एप्पल के टिश्यूज डैमेज होना शुरू होते हैं। अगर आप उसका छिलका उतारें तो आपको अंदर से भी रस्टी ब्राउन कलर के डिजेनरेटिव टिश्यू नजर आते हैं, दैट इज कॉल्ड एप्पल स्कैब। देन अनदर वन डिजीज अगर देखें प्लांट्स के हवाले से, तो हमारे पास पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू, बेटा याद रखिएगा ये पाउडरी मिल्ड्यू ऐसी डिजीज है जो कि इन वीट एंड एज वेल एज इन कॉटन। अगर आपने कभी कॉटन क्रॉप देखी हो तो इसके जो बॉल्स होते हैं जिसमें कॉटन बन रही होती है, इसके जो बॉल्स होते हैं, इन बॉल्स में ये फंगल स्पोर्स ग्रो करते हैं और जितना भी सेलुलोज होता है उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं। और मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेलुलोज कौन सी है, तो आप बताएंगे कॉटन, जिसको आप रुई का नाम देते हैं। रुई हमारे पास प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेलुलोज होती है। तो कॉटन बॉल्स के अंदर फंगल स्पोर्स ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से ये मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट कर जाते हैं सेलुलोज को। और इसका बाउल खोलेंगे तो आपको ब्लैकिश कलर का पाउडर नजर आएगा एक, जिसकी वजह से इसको पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं, सॉरी पाउडरी मिल्ड्यू का नाम देते हैं। इसी तरह अगर आप वीट में देखें तो वीट प्लांट्स में आपने कर्नल्स देखे होंगे। बेटा याद रखिएगा जहां ग्रेन्स बनते हैं उस स्टॉक को कर्नल का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? कर्नल्स का नाम देते हैं, जहां पर क्या बनते हैं? ग्रेन्स। अब यहां पर ग्रेन बन रहे होते हैं हर एक पार्ट में। अब इस कर्नल्स के ऊपर, जिसको स्पाइक भी कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में, स्पाइक्स भी कहते हैं,
इसमें क्या होता है, फंगल ग्रोथ की वजह से ये मुकम्मल तौर पर शुगर एंड सेलुलोज को खा जाते हैं, जिसकी वजह से अगर आप इसको खोलेंगे तो यहाँ से ब्लैकिश कलर का पाउडर निकलता है बजाय के ग्रेन्स के। वो क्योंकि फंगस जो है वो मुकम्मल तौर पर डिजेनरेट कर देती है ग्रेन्स को, और यहाँ पर फंगल स्पोर्स ब्लैकिश पाउडर की सूरत में आपको नजर आएंगे, इसलिए इसको पाउडरी मिल्ड्यू का नाम दिया जाता है। देन अगर आप देखा जाए तो और बहुत सारी डिजीज हैं जो कि फंगस की वजह से प्लांट्स में आती हैं, जिनमें एप्रिकॉट है, पीच है और बहुत सारे फ्रूट प्लांट्स हैं जिनके अंदर जो है वो फंगस की वजह से डिजीज होती हैं। ये वो कॉमन डिजीज थी जो प्लांट्स में फंगस की वजह से हैं। देन याद रखिएगा, एज अ हार्मफुल देखा जाए तो फूड स्पाइलेज, फूड स्पाइलेज, तो याद रखिएगा हमारी जितनी भी शुगर कंटेनिंग फूड हैं, जिनमें राइस है, राइस, ब्रेड है, एज वेल एज पिज़्ज़ा है, या और बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं, इन्हें कंटामिनेट करती हैं डीकंपोजिंग फंजाई। कौन सी फंजाई? डीकंपोजर्स, जिन्हें हम नाम देते हैं डीकंपोजर्स या सेप्रोट्रॉफिक भी कहते हैं। ये मैंने आपको न्यूट्रिशन इन फंजाई में पढ़ाया था कि वो फंजाई जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करती हैं उन्हें सेप्रोट्रॉफ्स या डीकंपोजर फंजाई का नाम देते हैं। तो हमारे ये जो राइस है, ब्रेड है, पिज़्ज़ा है और बहुत सारे फूड मटेरियल हैं, मिल्क है या और बहुत सारी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें कंटामिनेट करने में, उन्हें फर्मेंटाइज करने में डीकंपोजर फंजाई का रोल होता है, जिसकी वजह से हमारी फूड जो है अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, और उसे हम कहते हैं फूड स्पाइलिंग फंजाई, और उस कंडीशन को फूड स्पाइल कहते हैं। खास किस्म की बदबू आना शुरू हो जाती है फंगस ग्रोथ की वजह से, चाहे वो राइस हो, पिज़्ज़ा हो, ब्रेड हो, या फिर जो है कोई भी और फूड प्रोडक्ट है, उसको डीकंपोजर फंजाई क्या करती हैं? फर्मेंटाइज करती हैं, फर्मेंटेशन काज करना शुरू कर देती हैं, और इसी फर्मेंटेशन की वजह से हमारे खाने बदबूदार हो जाते हैं, अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। क्या हो जाएंगे? अनफिट फॉर कंजप्शन, ह्यूमन कंजप्शन के लिए अनफिट हो जाते हैं। इसी तरह अगर अदर स्पाइलेज देखें हम लोग फंगस के, तो बेटा अदर स्पाइलेज में हमारी जो टिम्बर है, जिसको लकड़ी कहते हैं हम, टिम्बर, हमारी बुक्स, एज वेल एज वूल जिसे ऊन कहते हैं, और बहुत सारी सेलुलोज कंटेनिंग प्रोडक्ट्स, सेलुलोज कंटेनिंग प्रोडक्ट्स, जिसे मैंने आपको बताया बुक्स, टिम्बर जिसे लकड़ी कहते हैं, एज वेल एज वूल, इसे डैमेज करने में भी बहुत बड़ा रोल है फंगस का, और स्पेशली लेदर, चमड़ा। आप लेदर वगैरह के अक्सर जूते पहनते हैं, लेदर को भी डीजेनरेट करने में, स्पॉइल करने में फंगस का बहुत बड़ा रोल होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि कभी कभी आपके जो चमड़े के जूते हैं बहुत जल्दी टूट जाते हैं। उसकी टूटने की वजह हमें नजर तो नहीं आ रही होती, बट दैट इज ड्यू टू द स्पाइलेज एंड दैट इज ड्यू टू द फंगस। अक्सर लकड़ियों को भी फंगस लगती है। आपने देखा होगा आपकी बुक्स अगर आप काफी देर के लिए उसको बंद रखें शेल्फ के अंदर, तो आप देखें कि कभी कभी आप पेजेस खोलेंगे, आपको ब्राउन कलर के या खास किस्म के जो ग्रीनिश कलर के कुछ ग्रोथ नजर आएगी पाउडर फॉर्म में, जिसकी वजह से वो पूरे के पूरे पेज को डिजेनरेट कर देती है। दैट इज द फंगल ग्रोथ। तो बेटा याद रखिएगा, ये हमारे पास थे हार्मफुल स्पेक्ट्स ऑफ फंगस, जिसमें हमने देखा एनिमल डिजीज, जिसमें हमने पढ़ा प्लांट डिजीज, एज वेल एज जिसमें फूड स्पाइलेज एंड स्पाइलेज ऑफ अदर प्रोडक्ट लाइक टिम्बर, बुक, वूल, एज वेल एज लेदर एंड अदर प्रोडक्ट्स। यूजफुल स्पेक्ट्स जिसमें हमने देखा कि फूड के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं फंजाई को हम, एज वेल एज मेडिसिन में भी इस्तेमाल किया जाता है फॉर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। और हमने देखा कि सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीजिंग में भी, प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में भी बहुत सारी फंगस रोल करती है। इसमें माइकोराइजियल फंजाई ऐसी फंगस है जो प्लांट्स को बहुत सारे मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट और बहुत सारे एलिमेंट्स प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम द सॉइल
टू द प्लांट और बाय डिकम्पोजिशन पर्पस, बाय डिकम्पोजिंग कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करते हुए, ताकि प्लांट्स अपटेक करें और अपने बायोसेंसिस के लिए इस्तेमाल करें। तो बेटा आज आपका चैप्टर नंबर 8 जो फंजाई के नाम से हम पढ़ रहे थे, दैट इज ओवर। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द न्यू चैप्टर